नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ट्रंप प्रशासन ने भारत को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर लगे प्रतिबंधों से मिली छूट वापस ले ली है। भारत 2018 से ईरान के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल यानी चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था ताकि पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक मानवीय सहायता और व्यापार पहुंचा सके, लेकिन अब अमेरिका ने इस छूट को खत्म कर दिया है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी में पद संभालते ही ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी लागू की थी, जिसके तहत ईरान को उसके आतंकी संगठनों को समर्थन और एडवांस हथियार बनाने के आरोप में टारगेट किया जा रहा है। 29 सितंबर 2025 से ये छूट आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो भी देश या व्यक्ति चाबहार पोर्ट से जुड़े काम करेगा उस पर अमेरिका के IFC कानून के तहत कार्रवाई और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही व्यापार मुद्दों पर मतभेद हैं और अब इस फैसले ने रिश्तों को और जटिल बना दिया है। कांग्रेस ने गुरुवार को पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पर चिंता जताई। कांग्रेस ने कहा कि समझौते का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उस समय पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। अब वही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर लिया है। जयराम रमेश ने यह भी याद दिलाया कि जब पीएम मोदी चीन गए थे उसके कुछ दिन बाद ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अपनी गुप्त सैन्य सुविधा दिखाई थी। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री की पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी बार बार फेल हो रही है और अब सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता भारत के लिए एक और बड़ा झटका है। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के समझौते पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मोदी की वर्ल्ड क्लास डिप्लोमेसी का नतीजा इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसी बीच बीजेपी मोदी के PR स्टंट जैसे बुर्ज खलीफा पर मोदी का जन्मदिन फोटो मनाने में लगी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी की डिप्लोमेसी का हासिल क्या हुआ? शून्य हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक बड़ा रक्षा समझौता किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट रियाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की राज यात्रा के दौरान साइन हुआ। इस मौके पर शहबाज शरीफ का स्वागत सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने अल-यमामा पैलेस में किया। कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने के कथित घोटाले की जांच तेज हो गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भारत के चुनाव आयोग ने जांच के लिए सभी उपलब्ध डेटा पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि CID का कहना है कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी अभी नहीं मिली है। राहुल गांधी के सबूत देने के बाद चुनाव आयोग और मोदी सरकार में हलचल मची हुई है। गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार को बिहार के बेगूसराय में थे। बेगूसराय में अमित शाह ने जनता से पूछा कि राहुल बाबा यहाँ यात्रा करके गए थे, यात्रा का विषय क्या था, उनका बताओ जरा। इसके बाद नीचे से जनता बोली वोट चोरी। फिर अमित शाह कहते हैं कि अरे यार वोट चोरी नहीं था, बताता हूँ बाद में क्या था। इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है और कई तंज और सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी वो घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली थी। बीजेपी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगाकर भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस करीब 90 चुनाव हार चुकी है और उनकी हताशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की आदत हो गई है गलत और बेबुनियाद आरोप लगाने की। कोर्ट से माफी मांगना और फटकार खाना उनके लिए आम बात हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं और भारत को नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति में धकेलना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजुरा विधानसभा सीट में वोटरों की हेराफेरी का गंभीर आरोप लगाया। राहुल का कहना है कि हजारों वोटरों को फर्जी तरीके से हटाया या जोड़ा गया और ये काम ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से जुड़ा। उन्होंने चुनाव आयोग पर दोहरी नीति अपनाने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मांग की है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तत्काल इस्तीफा दें, क्योंकि उनकी ही पुलिस ने 6,850 वोटों की गड़बड़ी का FIR दर्ज किया।
शरद पवार के एनसीपी एसपी और शिवसेना यूबीटी ने भी राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा, यह वोट चोरी का खुला सबूत है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। हालांकि बीजेपी, अजित पवार गुट की एनसीपी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और बचकाना बताया। बीजेपी ने राहुल को वोट चोरी का बादशाह तक कह दिया और कहा कि वो बार बार झूठे आरोप लगाकर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार 18 सितंबर को अपनी बहुप्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा, लेकिन चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कड़ी चेतावनी दी। राहुल ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता को वोट चोरों का रक्षक बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आग्रह किया, ज्ञानेश कुमार जी अपना काम कीजिए और आपने शपथ ले ली है, कर्नाटक सीआईडी को ब्यौरा दीजिए। हाइड्रोजन बम के खुलासे के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हम हाइड्रोजन बम का प्रदर्शन करेंगे। मैंने अपनी टीम से कहा है कि जब तक हमारे पास 100% सबूत नहीं होंगे मैं उस मंच पर नहीं जाऊंगा। गांधी ने कहा कि हम इन प्रेजेंटेशन को पूरा करने में 2-3 महीने लगेंगे और आपको इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा कि भारत में एक के बाद एक राज्य चुनावों में, लोकसभा चुनावों में चोरी हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं वोट चोरी पर जो कुछ भी कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। राहुल ने कहा कि मेरे पास इसका सबूत भी है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम काट दिए गए। राहुल ने कहा कि सबसे पहले ये हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। यह इस देश के युवाओं को ये दिखाने और समझाने में एक और मील का पत्थर है कि चुनावों में किस तरह धांधली की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अलंद के एक निर्वाचन क्षेत्र है, किसी ने 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि 2023 के चुनावों में अलंद में कुल कितने वोट हटाए गए। ये संख्या 6018 से कहीं ज्यादा है, लेकिन कोई उन 6018 वोटों को हटाते हुए पकड़ा गया और ये संयोग से हुआ। वहां के बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट हटा दिया गया है, तो उसने जांच की कि उसके चाचा का वोट किसने हटाया और उसने पाया कि वोट हटाने वाला एक पड़ोसी था। उसने अपने पड़ोसी से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कोई वोट नहीं हटाया। ना तो वोट हटाने वाले व्यक्ति को और ना ही जिसका वोट हटाया गया था उसे इस बारे में पता था। किसी और ताकत ने इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया और वोट हटा दिया। हिमाचल के कुल्लू मनाली में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही के 3 हफ्ते बाद सांसद कंगना रनौत प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंची, लेकिन इस दौरान लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। मीडिया से बातचीत में कंगना ने कहा कि उन्होंने भी इस आपदा में नुकसान झेला है। उन्होंने बताया, मेरा रेस्टोरेंट की कल बिक्री सिर्फ 50 रुपए रही, जबकि कर्मचारियों की महीने की तनख्वाह 15 लाख है। मैं भी इंसान हूँ, एक सिंगल महिला हूँ, मुझे ऐसे मत ट्रीट कीजिए जैसे मैं इंग्लैंड की क्वीन हूँ और कुछ नहीं कर रही। कंगना के इस बयान से नया विवाद खड़ा हो गया। सवाल ये पूछा गया कि उन्होंने मदद के लिए क्या कदम उठाए, जैसे अन्य कलाकारों ने चंदा इकट्ठा किया। कंगना के साथ बीजेपी नेता गोविंद ठाकुर और प्रवक्ता अखिलेश कपूर भी मौजूद थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा से दुखद खबर सामने आई है। तेलंगाना के 32 वर्षीय छात्र मोहम्मद निजामुद्दीन को पुलिस ने गोली मार दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना 3 सितंबर को हुई थी। पुलिस का आरोप है कि निजामुद्दीन ने अपने रूममेट पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निजामुद्दीन के परिवार को उनकी मौत की जानकारी 2 हफ्ते बाद मिली। उनके पिता हुस्नुद्दीन ने बताया कि 18 सितंबर को उन्हें उनके बेटे के एक दोस्त ने फोन कर यह दुखद खबर थी। पिता ने कहा, मैं कई बार बेटे को फोन करता रहा लेकिन फोन बंद था। बाद में हमें पता चला कि वो मारा गया। नेपाल की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाले जेएनजी आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब सेना की सुरक्षा छोड़कर निजी घर में शिफ्ट हो गए। नेपाल आर्मी के सूत्रों के मुताबिक ओली ने इस्तीफा देने के बाद 9 दिन तक सेना की सुरक्षा में शिवपुरी जंगल इलाके के एक आर्मी बैरक में बिताए। इसके बाद वो काठमांडू से करीब 15 किलोमीटर दूर भक्तपुर जिले के गुंडू इलाके में एक निजी घर में चले गए हैं। हालांकि उनका सही पता आधिकारिक तौर पर उजागर नहीं किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर अमेरिकी मौजूदगी बहाल करने का संकेत दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टामर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस एयरबेस को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बता दें, बगराम एयरबेस कभी अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकानों में से एक था, लेकिन 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की अफरा तफरी वाली वापसी के बाद ये तालिबान के कब्जे में चला गया। ट्रंप ने इस कदम को चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए जरूरी बताया और इसे ब्रेकिंग न्यूज कहकर पेश किया।
हालांकि व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी कि क्या इस एयरबेस पर वापसी की कोई योजना बनाई जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.